देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बहुलक का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। बहुलक को कुल 6 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें मैंने 5 प्रकार आपको बता दिए थे। पहला था प्राप्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा था संरचना के आधार पर, तीसरा था संघटक या एकलक इकाइयों के आधार पर, चौथा था आणविक बलों के आधार पर और 5वां था तापमान व्यवहार के आधार पर, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक। और 6वां जो अपना वर्गीकरण है वो संश्लेषण बहुलकन के आधार पर। देखिए, संश्लेषण बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं आज की वीडियो में। एक वैज्ञानिक थे 1929 में, जिनका नाम था कैरोथर्स। कैरोथर्स वैज्ञानिक ने संश्लेषण बहुलकन विधि के आधार पर बहुलक को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला था योगात्मक बहुलक, योगात्मक या इसे कहते हैं योगज बहुलक, और दूसरा था संघनन बहुलक, संघनन बहुलक। देखिए, 1929 में कैरोथर्स ने बहुलक को संश्लेषण बहुलकन विधि के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया, जिसमें पहला है योगात्मक या योगज बहुलक, दूसरा है संघनन बहुलक। योगात्मक या योगज बहुलक जो होता है, इसमें इकाइयों का योग होता है और इसमें समान प्रकार की द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, आज बात करते हैं संघनन बहुलक के बारे में। संघनन बहुलक देखिए क्या होता है। दूसरा है इसमें संघनन बहुलक। जो संघनन बहुलक होता है इसे इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या होता है कि इसमें द्वि या त्रि क्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, जिनमें क्रियात्मक समूह या तो 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। अतः इसमें द्वि या त्रि क्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां जो होती हैं भाग लेती हैं, और जब वे भाग लेती हैं तो उनका संघनन होता है, उनका पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन के फलस्वरूप उनमें एक छोटा अणु जो होता है, जैसे जल है या फिर अमोनिया है या ROH एल्कोहल है या फिर कोई भी एक HCl का मॉलिक्यूल जो होता है, उसका क्या होता है, निष्कासन होता है। और इसमें प्राप्त होने वाले बहुलक का जो अणुभार होता है वह एकलक इकाइयों के अणुभार की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसमें एक छोटा अणु निकल जाता है। दोबारा सुनिए, इसमें द्वि या त्रि क्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, जिनमें क्रियात्मक समूह या तो 2 होते हैं या फिर 3 होते हैं। उसके बाद इसमें एक छोटे अणु का निष्कासन होता है। इसमें एक छोटा अणु जैसे HCl है या अमोनिया है या फिर ROH है या फिर जल है आदि का क्या होता है, निष्कासन होता है। आदि का निष्कासन होता है, आदि का निष्कासन होता है। और इसमें बहुलक का जो अणुभार होता है, इसमें प्राप्त बहुलक का अणुभार, इसमें प्राप्त बहुलक का अणुभार जो होता है वह एकलक इकाइयों के अणुभार, एकलक इकाइयों के अणुभार की तुलना में कम होता है। ऐसा बहुलक कहलाता है संघनन बहुलक।
और एक बात और, इस प्रकार के बहुलक में क्या होता है कि एकलक इकाइयां जो होती हैं वह पद के रूप में जुड़ती हैं, स्टेप के रूप में जुड़ती हैं, पद के रूप में जुड़ती हैं। इसलिए इस बहुलक को पदशः वृद्धि बहुलक जिसे कहते हैं स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमर कहा जाता है। इस चीज को हम आगे पढ़ाएंगे, इसके बाद ये आ रहा है, इसको पढ़ाएंगे क्रियाविधि में, बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होती है उसमें पढ़ाएंगे इस चीज को। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल मोस्ट हैं इसके, पहला एग्जाम्पल है नायलॉन 6/6, दूसरा एग्जाम्पल है नायलॉन 2/6, तीसरा एग्जाम्पल भी है इसका नायलॉन 6/10। ये तीन इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। दोबारा सुनिए बच्चों, संघनन बहुलक जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें द्वि या त्रिक्रियात्मक समूह युक्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं और इसमें एक छोटे अणु का निष्कासन होता है। छोटा अणु या तो HCl हो सकता है या NH3 हो सकता है या फिर एल्कोहल हो सकता है या फिर जल का एक मॉलिक्यूल हो सकता है, आदि का निष्कासन होता है। और इसमें बहुलक का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह एकलक इकाइयों के अणुभार की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। और इसे स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं, यानी इसमें एकलक इकाइयां एक पद के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसे पदशः वृद्धि बहुलक कहा जाता है, जिसे हम मैकेनिज्म में पढ़ाएंगे आपको। इसके जो एग्जाम्पल है नायलॉन 6/6, नायलॉन 2/6, नायलॉन 6/10 में आपको बताने जा रहा हूं इनको। नायलॉन 6/6 के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नायलॉन 6/6 क्या होता है। नायलॉन 6/6 में प्रयुक्त एकलक इकाइयां जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। ये पहली एकलक इकाई होती है हेक्सामेथिलीन डायमीन और दूसरी एकलक इकाई होती है टेट्रामेथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हम एडिपिक अम्ल भी कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, नायलॉन 2/6 कैसे बनता है और इसमें कौन कौन सी एकलक इकाइयां होती हैं। देखिए नायलॉन 2/6 को बता रहा हूं। नायलॉन 2/6 जो होता है एग्जाम्पल है दूसरा नायलॉन 2/6। नायलॉन 2/6 में प्रयुक्त एकलक इकाइयां दो होती हैं। इसमें एकलक इकाइयां जो होती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। पहली एकलक इकाई होती है ग्लाइसिन, पहली एकलक इकाई होती है ग्लाइसिन और दूसरी एकलक इकाई होती है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। एमिनो कैप्रोइक अम्ल, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल दो प्रकार की इसमें एकलक इकाइयां होती है नायलॉन 2/6 में। आ भी सकता है क्वेश्चन बोर्ड में, ग्लाइसिन की संरचना कैसे होती है और एमिनो कैप्रोइक अम्ल की संरचना कैसे होती है। देखिए ग्लाइसिन होता है CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे लग रहा है एमिनो समूह NH2 NH और ये हो गया NH2। ये ग्लाइसिन है, क्या है ये ग्लाइसिन है, ये है ग्लाइसिन जिसका IUPAC नाम होता है, एक हो गया कार्बन, ये हो गया दो, यानी 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल। इसका IUPAC नाम है 2 एमिनो एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल ये हो गया इसका IUPAC नाम। कौन सा नाम है, IUPAC नाम। अब दूसरी एकलक इकाई है एमिनो कैप्रोइक अम्ल। एमिनो कैप्रोइक अम्ल की संरचना होती है CH2 का होल 5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH और यहां पे होता है एमिनो ग्रुप, एमिनो समूह। यह है आपका एमिनो कैप्रोइक अम्ल, एमिनो कैप्रोइक और ये हो गया अम्ल। एमिनो कैप्रोइक अम्ल का IUPAC नाम होता है, ये पहला कार्बन हो गया,
5 कार्बन ऑलरेडी है, तो हो गया 6 एमिनो, 6 एमिनो, क्योंकि ये 6वें कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एमिनो समूह लगा हुआ है। तो 6 एमिनो, ये हो गए 5 कार्बन हीरे, और ये हो गए 6वां कार्बन, यानी हेक्सेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। ये हो गया इसका IUPAC नाम। तो पहली एक लगेगा होगी ग्लाइसिन और दूसरी एक लगेगा होगी आपकी एमिनो कैप्रोइक अम्ल। इसकी n इकाई काम में ले रहे हैं, इसकी n इकाई काम में ले रहे हैं। जब दोनों का हम संघनन कराते हैं, जब दोनों का पॉलीमराइजेशन कराते हैं, जब दोनों का पॉलीमराइजेशन होता है तो एक जल का अणु निकलता है। इसमें देखिए यहां से निकलेगा OH और यहां से निकलेगा H, OH और H मिलकर क्या हो जाते हैं, H2O। तो इसमें से लेस हो जाएगा NH2। जल के N मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए ये ग्लाइसिन है, इसके साइड में इकाई जोड़ेंगे तो कौन सी जोड़ेंगे, एमिनो कैप्रोइक अम्ल, और ये एमिनो कैप्रोइक अम्ल है, इसके साइड में दूसरी इकाई जोड़ेंगे तो कौन सी जोड़ेंगे, ग्लाइसिन। ऐसा करने पर यहां से क्या निकल जाएगा, H, और यहां से क्या निकल जाएगा, OH। तो प्राप्त क्या होगा बच्चों, देखिए यहां बचा, ये बैलेंस ही फ्री हो गई, N और ये हो गया H, NH, CH2, CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये C जुड़ेगा किससे, N से, ऊपर क्या है H, उसके साइड में है CH2 का होल 5, CH2 का होल 5, उसके बाद है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ बैलेंस फ्री ये वाली। इस प्रकार यहाँ लगा देंगे अपन क्या, N। ये हो गया आपका नायलॉन, ये है नायलॉन 26, नायलॉन 26। ये देखिए ये आपको प्राप्त हो गया नायलॉन 26। मैंने आपको बताया था इसमें द्वितीय त्रिक्रियात्मक समूह। देखिए कितने क्रियात्मक समूह हैं, पहला क्रियात्मक समूह ये रहा कार्बोक्सिलिक समूह है, और दूसरा एमिनो समूह। ये भाग लेते हैं, एक जल के अणु का निष्कासन हुआ यहाँ पे, और इसका जो अणुभार है इसमें प्रयुक्त होने वाली एक लगाएं ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इन दोनों के अणुभार की तुलना में इसका अणुभार कम होता है, क्योंकि इसमें से क्या निकल जाता है, H2O। ये हो गया आपका नायलॉन 26 है। ये नायलॉन 26 क्यों कहते हैं इसको, 2-6 क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली एक लग इकाई थी ग्लाइसिन, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2, ये हो गई 2, इसलिए इसको 2 कह रहे हैं। और दूसरी एक लग इकाई है एमिनो कैप्रोइक अम्ल, इसमें कार्बन परमाणु संख्या कितनी है, कार्बन ये हो गए 5 और 1 6, तो 6 कार्बन होने के कारण यहाँ पे इसको 6 लिखा जा रहा है, इसलिए इसको नायलॉन 2-6 के नाम से जाना जाता है। इसमें नायलॉन 2 और 6 जो हैं वह कार्बन परमाणु की संख्या है जो इसमें प्रयुक्त होती हैं एक लग इकाइयाँ, उनमें प्रयुक्त कार्बन परमाणु की क्या होती है, संख्या। ये हो गया आपका संघनन बहुलक, जिसमें से एक छोटे अणु का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्रियाविधि के बारे में। देखिए संश्लेषण या बहुलकन की जो क्रियाविधि होती है, संश्लेषण या बहुलकन की क्रियाविधि नेक्स्ट टॉपिक है अपना संश्लेषण ऑब्लिक बहुलकन की विधियां कह लो, चाहे इसे क्रियाविधि भी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है संश्लेषण बहुलकन की विधियां, जिसे हम क्रियाविधि नाम से भी जानते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्रियाविधि। कुछ बहुलक ऐसे होते हैं जिन्हें इन 2 भागों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक थे 1950 में, 1950 में वैज्ञानिक थे HF मार्क। HF मार्क ने संश्लेषण या बहुलकन क्रियाविधि के आधार पर, दोबारा सुनिए, 1950 में HF मार्क वैज्ञानिक थे एक, उन्होंने
संश्लेषण या बहुलकन क्रियाविधि के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा, यानी इसकी क्रियाविधि को दो भागों में बांटा। पहली क्रियाविधि होती है योगात्मक बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण, जिसे हम श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। उसके बाद दूसरी क्रियाविधि होती है HF मार्क के अनुसार संघनन, संघनन बहुलीकरण, संघनन बहुलीकरण, जिसको अपन दूसरे नाम से पुकारते हैं पदशः, पदशः वृद्धि बहुलीकरण, पदशः वृद्धि बहुलीकरण। दोबारा सुनिए, वैज्ञानिक HF मार्क ने 1950 में क्रियाविधि संश्लेषण बहुलकन क्रियाविधि के आधार पर इसे दो भागों में बांटा। पहला है योगात्मक बहुलीकरण और दूसरा है संघनन बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण का दूसरा नाम है श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण का नाम है दूसरा पदशः वृद्धि बहुलीकरण। पहले हम बात करेंगे योगात्मक बहुलीकरण के बारे में कि ये होता क्या है, इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, इसको बाद में समझाएंगे। पहले हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, पहला है योगात्मक बहुलीकरण, पहला है योगात्मक बहुलीकरण, योगात्मक बहुलीकरण, जिसे हम श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं, श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, और इसको कहते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। देखिए इसमें होता क्या है, योगात्मक बहुलीकरण या श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण में होता क्या है, इसको सुनिए आप। इसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां जो होती हैं, यानी असंतृप्त एकलक इकाइयां जो होती हैं वो इसमें भाग लेती हैं। दोबारा सुनिए, इसमें द्विबंध या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां यानी असंतृप्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं और भाग लेने के फलस्वरूप इसमें एल्किन या एल्काडाइन की जो व्युत्पन्न होते हैं वो भाग लेते हैं। इसमें असंतृप्त एकलक इकाइयां जो होती हैं वो श्रृंखला के रूप में जुड़ती हैं, इसलिए इसको श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण कहा जाता है। एक चेन बनती है उनकी, एक श्रृंखला बन जाती है, इसलिए इसको कहते हैं श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण। इसमें इस क्रियाविधि को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रारंभिक पदार्थ का एक सक्रिय कण जो होता है वह अक्रिय एकलक इकाई के साथ क्रिया कर उसे सक्रिय कर देता है, जिससे बहुलीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इसमें प्रारंभिक पदार्थ के रूप में कोई भी पेरोक्साइड, या तो बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर एसिटिल पेरोक्साइड या तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एजोबिस आइसोब्यूटानाइट्राइल आदि को काम में लिया जाता है। यह प्रारंभिक पदार्थ होता है जो कि क्रियाविधि को आगे क्या करता है, संपन्न करता है। और इसमें प्रारंभिक पदार्थ जो होता है वह दो प्रकार की स्पीशीज के रूप में पाया जाता है, एक होता है मुक्त मूलक रूप में और दूसरा होता है आयनिक रूप में। दोबारा सुनिए, मैं लिख रहा हूं। इसमें द्वि या त्रिबंध युक्त, इसमें द्वि या त्रिबंध युक्त, त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां, इसमें द्वि या त्रिबंध युक्त, इसमें द्वि या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां अर्थात असंतृप्त एकलक इकाइयां, असंतृप्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं, भाग लेती हैं। इसमें या तो द्वि या त्रिबंध युक्त एकलक इकाइयां अर्थात असंतृप्त एकलक इकाइयां भाग लेती हैं। इसमें एल्कीन या एल्काडाइन, एल्काडाइन
के व्युत्पन्न भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। नेक्स्ट, इसमें असंतृप्त एकलक इकाइयां जो होती हैं अक्रिय होती हैं। इसमें असंतृप्त एकलक इकाइयां कैसी होती हैं? अक्रिय होती हैं, जिनका सक्रिय होना क्या है? आवश्यक है। अतः इसमें प्रारंभिक पदार्थ, इसमें प्रारंभिक पदार्थ, प्रारंभिक पदार्थ, प्रारंभिक पदार्थ जैसे पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में आप बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हो, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, या फिर एसिटिल पेरोक्साइड, एसिटिल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, या तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर आप डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड आदि को काम में ले सकते हो। या फिर आप यहां पे एजोबिस, एजोबिस आइसो ब्यूटेरो नाइट्राइल, एजोबिस आइसो ब्यूटेरो, एजोबिस आइसो ब्यूटेरो नाइट्राइल आदि को काम में ले सकते हो। इसका जो सक्रिय कण होता है वह अक्रिय एकलक इकाई के साथ जुड़ जाता है और बहुलीकरण की क्रियाविधि जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। बेंजोइल पेरोक्साइड का सूत्र क्या है? देखिए, ये बेंजोइल पेरोक्साइड का सूत्र है। बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड का सूत्र होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन के 2 एटम, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। एसिटिल पेरोक्साइड CH3 C डबल बॉन्ड O COO C डबल बॉन्ड O CH3। ये बेंजोइल पेरोक्साइड, ये एसिटिल पेरोक्साइड। तृतीयक ब्यूटिल CH3 सिंगल बॉन्ड CCH3 ये बीच में ऑक्सीजन के 2 एटम और यहाँ पे H। तृतीयक ब्यूटिल हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डाइऑक्साइड को काम में ले सकते हो, या एजोबिस आइसोब्यूटेरो नाइट्राइल को भी आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ होता है, प्रारंभिक पदार्थ जो होता है, प्रारंभिक पदार्थ 2 स्पीशीज के रूप में पाया जाता है, 2 स्पीशीज के रूप में होता है। यानी उसकी पहली स्पीशीज जो होती है वो होती है, पहली स्पीशीज जो होती है वो मुक्तमूलक होती है, मुक्तमूलक होती है, और दूसरी स्पीशीज जो होती है वो कैसी होती है? आयनिक होती है। अतः इसकी क्रियाविधि भी 2 प्रकार से होती है। पहली क्रियाविधि पढ़ेंगे हम मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरी पढ़ेंगे हम क्रियाविधि आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा है योगात्मक बहुलीकरण। योगात्मक बहुलीकरण को संपन्न कराने के लिए प्रारंभिक पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक पदार्थ 2 प्रकार की स्पीशीज के रूप में पाया जाता है। पहली स्पीशीज होती है मुक्तमूलक और दूसरी होती है आयनिक। तो हम 2 प्रकार से क्रियाविधि पढ़ेंगे, मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण और दूसरी होगी आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। अब आयनिक में भी 2 प्रकार के पढ़ेंगे। आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ रहे हैं मुक्तमूलक वाले को। देखिए, मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण, मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण। देखिए, यहां मैं बदलवा रखा हूं उसको। देखिए, इसमें भी पहली है ए, ये 2 प्रकार से होती है। पहली है ए मुक्तमूलक, मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण।
मुक्त मूलक यौगात्मक बहुलीकरण जिसे कहते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल एडिशन, एडिशन, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन, पॉलीमराइजेशन। देखिए मुक्त मूलक यौगात्मक बहुलीकरण की जो क्रियाविधि होती है वह 3 पदों में होती है। इसकी क्रियाविधि 3 पदों में होती है, 3 पदों में होती है। इसका पहला पद होता है श्रृंखला प्रारंभन पद। पहला पद होता है इसका श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला प्रारंभन, श्रृंखला प्रारंभन पद जिसे कहते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। श्रृंखला प्रारंभन पद में क्या होता है सुन लीजिए। इस प्रकार के पद में जो प्रारंभिक पदार्थ होता है पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, उसका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश h न्यू या फिर ताप की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश या ताप की उपस्थिति में उसका समांश विखंडन होता है, उसका होमोलाइसिस क्लीवेशन होता है, समांश विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप अपने को एक मुक्त मूलक प्राप्त होता है। यह मुक्त मूलक जो होता है वह सक्रिय होता है। यह सक्रिय मुक्त मूलक किसी अक्रिय एकलक इकाई के साथ क्रिया कर एक बड़ा मुक्त मूलक बना लेता है, जिससे बहुलीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। दोबारा सुनिए, इसमें कोई प्रारंभिक पदार्थ जो होता है या तो पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश को h न्यू से डिनोट करते हैं, अपन रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ताप की उपस्थिति में उसका समांश विखंडन होता है। जैसे देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड लेता हूं मैं, प्रारंभिक पदार्थ बेंजोइल पेरोक्साइड हुआ C6H5, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बीच में ऑक्सीजन के 2 एटम, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और हो गया C6H5। ये प्रारंभिक पदार्थ है, यानी बेंजोइल पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये जो बॉन्ड है पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसका सूर्य के प्रकाश h न्यू या फिर ताप की उपस्थिति में समांश विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप अपने को एक मुक्त मूलक प्राप्त होता है। देखिए समांश विखंडन आप क्या होता है जानते होंगे, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ और बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको लिखेंगे हम C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर आ गया क्या, एक इलेक्ट्रॉन। ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही मुक्त मूलक कहलाता है। जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक मुक्त मूलक कहलाता है, ये फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वही सेम अपने को कंडीशन प्राप्त होगी, इसलिए इसके 2 मोल प्राप्त हो जाते हैं। ये प्राप्त हो गया अपने को C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के ऊपर एक मुक्त मूलक। इसका दोबारा समांश विखंडन करते हैं, बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ, आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ समांश विखंडन हो रहा है, इसका समांश विखंडन। अब प्राप्त होगा अपने को 2C6H5 मुक्त मूलक, क्योंकि यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे गया, प्लस इसका एक इलेक्ट्रॉन जब इसके पास जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन के पास जाता है तो उदासीन हो जाता है और प्राप्त हो जाएगा CO2, क्योंकि ये क्या बन गया, CO2 हो गया, CO2 हो गया, कितने मोल हो गए, 2। तो ये प्राप्त हो गया अपने को फेनिल मुक्त मूलक। ये कहलाता है फेनिल मुक्त मूलक,
फेनिल मुक्त मूलक, जो कि एक सक्रिय होता है। कैसा होता है? सक्रिय होता है। अब ये सक्रिय मुक्त मूलक जो है, जिसका नाम फेनिल मुक्त मूलक है, यह किसी एकलक इकाई के साथ क्रिया करेगा जो कि अक्रिय होती है, उसके साथ यह जुड़ जाएगा। देखिए इसको ऊपर मैं लिख रहा हूं, देखिए यहां से आगे देखिए। अब ये फेनिल मुक्त मूलक जो है C6H5 मुक्त मूलक, इसकी क्रिया कराते हैं एकलक इकाई के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एकलक इकाई है, एकलक अणु है जो कि कैसा है? अक्रिय है। कैसा है? अक्रिय। ये क्या है? सक्रिय है। अब यहां पे भी इसका क्या हो रहा है? समांश विखंडन हो रहा है। बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, जो पाई बॉन्ड है उसके। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये इसके पास जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा तो उदासीन हो जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। देखिए C6H5 सिंगल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में, CH2 और CH2 हो गया मुक्त मूलक। इस प्रकार से ये अपने को प्राप्त होता है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड से है। यदि आप इससे नहीं कराना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी किताब में ऐसे भी दे रखा है, या करके इस प्रकार से भी दे रखा है, केवल पेरोक्साइड से दे रखा है। देखिए R पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड का हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या फिर ताप की उपस्थिति में इसका कराते हैं समांश विखंडन। क्या कराते हैं? समांश विखंडन। बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन इस O के पास, बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, प्राप्त हो गया 2RO मुक्त मूलक। पेरोक्साइड मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। अब ये पेरोक्साइड मुक्त मूलक जो प्राप्त हुआ है, ये भी क्या है? सक्रिय है। अब इसकी क्रिया कराते हैं, RO मुक्त मूलक की क्रिया कराते हैं किसी अक्रिय एकलक के साथ, जैसे ऊपर कराई थी। एकलक अणु है जो कि कैसा है? अक्रिय है। बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, आधे इसके पास, ये इसके पास जाएगा, प्राप्त होगा ROCH2CH2। RO, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन आता है। इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रह गया यहाँ पे और CH2 के ऊपर क्या गया? मुक्त मूलक। तो हमको एक बड़ा मुक्त मूलक यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये आपका पद कहलाता है श्रृंखला प्रारंभन पद। पहले अपन ने बताया था बेंजोइल पेरोक्साइड से, यहां तक है। यदि आप इससे ना कराना चाहो तो केवल इससे करा सकते हो, किताब में ये भी दे रखा है। ये प्राप्त होता है अपने को, ये कहलाता है पहला पद श्रृंखला प्रारंभन पद। दूसरा पद देखिए आप, दूसरे पद में क्या होता है? दूसरे पद का नाम है श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद जिसे कहते हैं इंग्लिश में चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होता है कि पहले पद में जो अपन को एक मुक्त मूलक प्राप्त हुआ है, उसकी दोबारा क्रिया कराते हैं किसी अक्रिय एकलक अणु के साथ, और अधिक बड़ा मुक्त मूलक प्राप्त होता है, और यह क्रिया आगे तक जारी रहती है। फिर हम इसमें n इकाई मान के चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एकलक इकाइयां होती हैं, एकलक अणु जो होते हैं, वो श्रृंखला के रूप में जुड़ते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा था श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण या श्रृंखला वृद्धि बहुलक, क्योंकि इसमें एक चेन जुड़ती है। चेन आपस में श्रृंखला के रूप में एकलक इकाइयां जुड़ती जाती हैं और चेन बड़ी होती जाती है। देखिए ये जो प्राप्त हुआ था, ये इसको दोबारा ले रहा हूं मैं, ROCH2
CH2 मुक्त मूलक, इसकी क्रिया कराते हैं दोबारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, 1 लाख अणु है ये भी, जो कि कैसा है, अक्रिय है। इसमें भी समांश विखंडन हो रहा है, बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास, आधे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास, देन रिएक्शन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इसके पास जाएगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। देखिए RO CH2 CH2, RO CH2 CH2, ये इसके पास जा रहा है, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 मुक्त मूलक, ये अपन को और एक बड़ा मुक्त मूलक प्राप्त हो गया भाई। अब इसकी n इकाई मान के चलते हैं। देखिए ये जो प्राप्त हुआ इसको ले रहा हूं, ROCH2 CH2 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 मुक्त मूलक प्लस इसकी क्रिया कराते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसकी n इकाई को मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूं। देन रिएक्शन, इसमें भी समांश विखंडन होगा, बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ, आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब ये एक बड़ा मुक्त मूलक इसके पास जाएगा, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। अपन को मोनोमर से क्या प्राप्त हो जाएगा, पॉलीमर। देखिए कैसे होता है, ROCH2 CH2 का होल n, सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, और ये हो गया मुक्त मूलक, यानी मोनोमर से क्या प्राप्त हो गया, पॉलीमर। इसको अपन ऐसे लिखते हैं n लगाकर। ये आपका पद कहलाता है श्रृंखला संचरण पद, जिसमें आगे क्रिया जारी होती है। ये कहलाता है आपका चैन प्रोपेगेटिंग स्टेप, जिसमें ये 1 लाख अणु में जुड़ता जा रहा है, ऐसे ये जुड़ गया इसमें, इसको अपन ने ऐसे लिखा है। तीसरे पद के बारे में बात करते हैं, श्रृंखला समापन पद। देखिए भाई, तीसरा है श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद जिसे कहते हैं चैन टर्मिनेटिंग स्टेप। चैन टर्मिनेटिंग स्टेप में क्या होता है कि इसमें जो अपन को मुक्त मूलक प्राप्त हो रहा था, एक बड़ा मुक्त मूलक जो प्राप्त हो रहा था, इसके 2 अणु आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं, जो परस्पर उदासीन हो जाते हैं। श्रृंखला समापन पद जो होता है वह 4 प्रकार से होता है, या 4 प्रकार से होता है। इसमें 4 स्टेप होते हैं, 4 माइनर स्टेप होते हैं। पहला होता है इसमें, पहला होता है युग्मन। दूसरा होता है असमानुपातन। तीसरा होता है इसमें श्रृंखला स्थानांतरण। और चौथा होता है इसमें, निरोधक यानी इनहिबिटर। ये श्रृंखला समापन पद 4 प्रकार से होता है। पहला है युग्मन, दूसरा है समानुपातन, तीसरा है श्रृंखला स्थानांतरण, और चौथा है निरोधक पदार्थ, जिससे क्रिया समाप्त होती है। हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है इसमें युग्मन। देखिए युग्मन कैसे होता है, देखिए युग्मन यानी कपलिंग, इसको इसमें कहते हैं कपलिंग, या इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। युग्मन में क्या होता है कि जो बड़ा मुक्त मूलक जो होता है, इसके 2 इकाइयां जो होती हैं आपस में क्रिया करती हैं, जिसके माध्यम से वो जुड़ जाती हैं, दोनों का एक युग्म बन जाता है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जैसे देखिए कैसे, ये जो प्राप्त होता है इसको लिख रहा हूं मैं, ROCH2 CH2 का होल n, सिंगल बॉन्ड CH2 मुक्त मूलक प्लस इसकी एक इकाई और लिख रहा हूं मैं, जिसको उल्टे क्रम में लिख रहा हूं, CH2 मुक्त मूलक CH2 का होल n, और ये हो गया OR।
यानी पहली इकाई हो गई, दूसरी इकाई इस प्रकार लिखी हुई उल्टे क्रम में। ठीक है भाई, इसको मान लिया N1, इसको मान लिया N2, इसको मान लिया N1, इसको मान लिया क्या N2। देखिए देन रिएक्शन, अब ये भी मुक्त मूलक है, यहाँ पे मुक्त मूलक, ये दोनों एक दूसरे के पास जाते हैं, इन दोनों के बीच में ये उदासीन हो जाते हैं दोनों मुक्त मूलक क्रिया करके, और दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। कैसे देखिए, देन रिएक्शन RO CH2 का होल N1 CH2 ये इसके पास जा रहा है, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, उदासीन हो जाएंगे। CH2 का होल N2 और ये हो गया OR। अपन को एक उदासीन अणु प्राप्त हो जाता है जिसको कहते हैं हम कपलिंग या कॉम्बिनेशन क्रिया। ये आपकी समझ में आ गई होगी शायद। उसके बाद दूसरा है इसमें स्टेप असमानुपातन। दूसरा है इसमें असमानुपातन जिसे कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। असमानुपातन अपक्रिया क्या होती है, आपको 11वीं क्लास में हमने बता दिया। एक रेडॉक्स अपक्रिया होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक ही अणु का ऑक्सीडेशन और उसी अणु का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन जब हटता है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन हट जाती है वो कहलाता है रिडक्शन। ऑक्सीजन का जब ऐड हो जाता है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो अपन को दूसरे पद में प्राप्त हुआ था ROCH2 N CH2 मुक्त मूलक, ये प्राप्त हुआ था अपने को दूसरे पद में। इसकी एक इकाई ले ली, दूसरी इकाई को मैं लिख रहा हूं उल्टे क्रम में। CH2 मुक्त मूलक CH2 का होल N और ये हो गया O और ये हो गया R। यहाँ पे ये कार्बन है भाई, ये CH2 इस प्रकार से। अब देखिए होता क्या है, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है। इसे CH2 में H को मैं ऐसे लिख रहा हूं इस प्रकार से। कोई समस्या है? देखिए इसमें इसका समान विखंडन होगा, बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, आधे इसके पास गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। ये इलेक्ट्रॉन आपस में उदासीन हो जाते हैं, यहाँ पे लग जाएगा डबल बॉन्ड। ये यहाँ से हट जाता है, इसका रिमूवल होता है, ये हट जाता है यहाँ से। ये हटने के पश्चात ये यहाँ पे जाके ऐड हो जाता है, यहाँ पे ये इसके पास जाता है, ऐड हो जाता है, ये बन जाता है CH3। ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। आगे देखिए यहां से हट रहा है, इसका हो गया क्या, रिडक्शन, और वहां पे ये ऐड हो जाता है। देखिए देन रिएक्शन, इसमें होता क्या है, ये H मुक्त मूलक वहां पे जाके जुड़ जाता है। ये एक मुक्त मूलक आ गया है, मुक्त मूलक से मुक्त मूलक बढ़ता है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखिए RO CH2 का होल N सिंगल बॉन्ड CH। ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्रिया करके एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक सिंगल बॉन्ड है ये, और हो गया CH2 प्लस ये H जिसके ऊपर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से हटता है, हटने के पश्चात वहां पे जाके ऐड हो जाता है, ये हो गया CH2, यहां पे लग गया H, सिंगल बॉन्ड CH2 का होल N O और R। देखिए आप इसको CH3 भी लिख सकते हो, क्या हो गया ये CH3 भी आप इसको लिख सकते हो, ये भी सही है। इस प्रकार ये क्रिया कहलाती है असमानुपातन। एक रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही अणु का ऑक्सीडेशन होता है और उसी अणु का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऐसी रिएक्शन कहलाती है क्या,
असमानुपातन। ठीक है भाई, आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे H हट रहा था, यहाँ से यहाँ पे ऐड हो रहा था ये, तो इसका तो हो गया क्या, रिडक्शन हो गया। यहाँ से हट रहा है, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्रिया करके क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, ये H यहाँ से हट जाता है, CH3 हो जाता है। असमानुपातन क्रिया कहलाती है ये। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम तीसरा स्टेप बता रहे हैं आपको, श्रृंखला स्थानांतरण। तीसरा है श्रृंखला स्थानांतरण, स्थानांतरण जिसे कहते हैं चेन ट्रांसफर। चेन ट्रांसफर, चेन ट्रांसफर में क्या होता है, देखिए इसमें एकलक या प्रारंभिक पदार्थ जो होते हैं या फिर विलायक पदार्थ जो होते हैं वो भाग लेते हैं। बहुलीकरण क्रिया प्रारंभ होने पर एकलक पदार्थ जो होती है उनकी सांद्रता कम होने लगती है। ये जो क्रिया होती है एकलक है, प्रारंभिक पदार्थ है, या किसी विलायक के द्वारा कंप्लीट होती है। अधिकतर ये विलायक के द्वारा ही कंप्लीट होती है, जो सॉल्वेंट होता है उसके द्वारा ही कंप्लीट होती है। बहुलीकरण क्रिया जो प्रारंभ होती है उसमें एकलक पदार्थ की सांद्रता कम होने लगती है और प्रारंभिक पदार्थ वैसे ही बहुत कम मात्रा में लिए जाते हैं। इसलिए ये क्रिया किससे होती है, किसी विलायक के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। अब कोई भी एक विलायक पदार्थ जैसे CCl4 है, आपकी किताब में RH माना है, क्या माना है, RH माना है आपकी किताब में, RH माना, RH एक श्रृंखला स्थानांतरण पदार्थ है भाई, स्थानांतरण पदार्थ है। स्थानांतरण क्या है, पदार्थ। क्रिया कैसे होती है देखिए, RO CH2 का होल N जो दूसरे पद में प्राप्त हुआ था, और ये हो गया CH2 मुक्त मूलक, प्लस में यहां पे लिया मैंने RH एक श्रृंखला स्थानांतरण है। इसका समान प्रकरण होगा भाई, बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ, आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, ये यहां से हटके इसके पास जाता है, प्राप्त हो जाता है ROCH2 का होल N CH2, इसके पास आ गया एक H और मुक्त मूलक समाप्त, बीच में बॉन्ड बन जाता है, ये हो जाएगा CH3, प्लस में क्या रह गया, R मुक्त मूलक। इस प्रकार ये होती है एक श्रृंखला का क्या हो गया, यहाँ से स्थानांतरण हो जाता है। या इसको हम ऐसे करा सकते हैं, CCl4 मान के करा सकते हैं, इसके स्थान पे CCl4 ले सकते हैं। ROCH2 का होल N CH2 मुक्त मूलक CCl3 और ये हो गया CCl4 हो गए, इसका समान प्रखंडन हो गया, बॉन्ड के आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ, आधे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा ROCH2 का होल N CH2 ये Cl इसके पास आ जाएगा, प्लस में प्राप्त हो जाएगा CCl3 और ये हो गया मुक्त मूलक। ये क्रिया कहलाती है श्रृंखला स्थानांतरण। ठीक भाई, नेक्स्ट चौथा जो स्टेप है वो है निरोधक पदार्थ। चौथा जो स्टेप है वो है निरोधक पदार्थ। निरोधक पदार्थ जिन्हें कहते हैं इनहिबिटर। इनहिबिटर्स जो होते हैं एक ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो कि सक्रिय मुक्त मूलक के साथ जुड़ जाते हैं और बहुलीकरण की क्रिया को समाप्त कर देते हैं। इनमें होते हैं कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन भी इसी में आता है भाई। और दूसरा होता है डाइनाइट्रोबेंजीन। डाइनाइट्रोबेंजीन भी इसी में होता है। और तीसरा इसमें एग्जाम्पल होता है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन भी एक ऐसा ही पदार्थ है जो कि बहुलीकरण क्रिया को समाप्त
करता है, जिससे बहुलीकरण क्रिया समाप्त हो जाती है। आप देखिए, मैंने आपको यहाँ पे आपको मुक्तमूलक योगात्मक बहुलीकरण की पूरी क्रियाविधि बताई है। इसमें 3 स्टेप बताए थे, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। जिसमें श्रृंखला समापन पद में मैंने आपको माइनर 4 स्टेप बताए थे, क्योंकि मैंने आपको चारों स्टेप समझा दी है। नेक्स्ट योगात्मक बहुलीकरण की जो दूसरी क्रियाविधि है, जिसे कहते हैं आयनिक योगात्मक बहुलीकरण। आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की जो क्रियाविधि है, इसमें क्या होता है, थोड़ा सुनिए। इसमें क्या होता है, आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो इसकी जो बहुलीकरण की क्रियाविधि होती है 2 प्रकार से पढ़ेंगे अपन। पहले पढ़ेंगे धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण, धनायनिक योगात्मक बहुलीकरण, और दूसरी पढ़ेंगे यहां पे हम ऋणायनिक योगात्मक बहुलीकरण। ये हो गई कैटायनिक, ये हो गई एनायनिक। कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, इसको हम कल ही आपको बता पाएंगे। इसके भी 3 स्टेप होते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। ये कैसे होते हैं, दोनों क्रियाविधि को हम कल ही समझा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट संघनन बहुलीकरण कैसे होता है, उसको भी कल ही बता पाएंगे आपको हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।